एपिसोड 61। मेरा दिल जल रहा है। अधिप गुस्से में आग उगलने वाला गोला बन गया था। अब भाई बनता भी क्यों ना, उसकी बीवी उसको छोड़ के किसी और को अपना बस पार्टनर नहीं, ऑलराउंडर पार्टनर बोलेगी तो बेचारे को छोटी वाली क्यों, बड़ी वाली वो भी लाल मिर्च लगेगी। अधिप ने गुस्से में अदा को देखा और उसका हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, चलो। तनय और अदा दोनों शांत हो गए और अदा अधिप को देख के बोली, पर बॉस आज तो मैंने क्लास ली ही नहीं। अधिप चिढ़ते हुए बोला, कॉलेज आ गई ना, बस आज का कोटा पूरा हो गया तुम्हारा, बाकी ज्ञान की घुटी तुमको घर चल के देता हूँ। अदा मासूमियत से बोली, ज्ञान की घुटी भी होती है क्या? अधिप अदा को आंखें छोटी करके देखते हुए बोला, हाँ तुम चलो, आज तुमको पीने को देता हूँ। बोल के अधिप अदा को ले जाने लगा तो तनय ने अपना सिरना में झटका और खुद से ही बोला, दोस्त कम जलन की मशीन ज्यादा लगता है, इतना भी कौन जलता है यार। मेरी गिलहरी है पक्का के खा थोड़ी ना जाऊंगा, मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी गिलहरी है वो, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं खेलूंगा किसके साथ। खुद तो बोर इंसान है, चाहता है मैं भी इसके जैसा बोर बन जाऊं। जीवन ने इसने दो ही काम तो अच्छे किए हैं, एक मुझसे दोस्ती करके, दूसरा मेरी गिलहरी से शादी करके। बोलते हुए तनय भी अधिप के पीछे चला गया। जल्द ही अधिप सीधा अदा को लेकर घर आ गया था। उसका गुस्सा बोलो या जलन कम ही नहीं हो रही थी, और होती भी कैसे। अपनी अदा रानी कम थोड़ी है अधिप को छेड़ने के लिए। पूरे रास्ते अदा अधिप को छेड़ते हुए आई थी। बॉस बॉस मैं कल क्या पहनूंगी? मैं तो क्यूट तनय के साथ जाऊंगी। आप किसके साथ जाओगे? बॉस बॉस क्या पूरी रात पार्टी होगी? वाओ, मैं पूरी रात क्यूट तनय के साथ पार्टी करूंगी। अदा ने अपनी बातों से अधिप का सिर खा लिया था और अधिप की आग और बढ़ गई थी। अब बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अदा पर ना चिल्ला सकता था, ना गुस्सा कर सकता था, क्योंकि अब अदा सवाल करती थी। भले रोते हुए करती थी, पर मासूमियत से पूछती जरूर थी। उसने गलती क्या की, उसको डांट क्यों पड़ी? मेरा दिल जल रहा है, तुम मुझे और मत जलाओ। अब अपना हीरो है तो कैसे बोलेगा, इसलिए शांत रहने में ही हीरो की शान थी। अधिप अदा को लेकर घर आया और उसको सीधा लैब में ले गया। अदा ने मुंह बना लिया, क्योंकि जब जब अधिप अदा को लैब लेकर आता था तो घंटों या तो चेयर पर बैठाए रखता था या फिर मशीन के अंदर अदा को लेटा देता था। अजीब अजीब केमिकल सूंघाता था तो कभी अजीब अजीब कड़वी चीज खाने को देता था। अदा बड़ी हो गई थी तो उसको अब टेस्ट और सब फील होता था। अधिप ने अदा को चीड़ के चेयर पर बैठाया और बोला, तुमको नाइट पार्टी में जाना है ना, आज मैं तुमको दिन में अंधेरा दिखाता हूँ। अदा मासूमियत से अधिप को देखने लगी। उसको अधिप के बोलने का मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन अधिप अलग ही शक्ल से चिढ़ा हुआ लग रहा था तो अदा की हिम्मत नहीं पड़ी अधिप से कुछ पूछने की। अब अपने हीरो का ऑरा ही ऐसा था कि बेचारी मासूम सी अदा उसके फेस से ही डर जाती थी। अधिप ने फिर कुछ दवा मिक्स की और अदा को देते हुए बोला, इसको पियो। अदा ने दवा देखी तो दवा देखने में बहुत ही गंदी सी दिख रही थी, भूरी भूरी सी। अदा दवा देख के बच्चों सी शक्ल बना के बोली, बॉस ये दवा पीना जरूरी है क्या? ये देखने में बहुत गंदी लग रही है, मैं कैसे पीऊंगी? अधिप चिढ़ते हुए बोला, जिस मुंह से तुम मुझे छोड़ के किसी और को अपना पार्टनर बोल रही थी। अदा फिर अधिप को देखने लगी। उसको फिर अधिप की बात समझ नहीं आई। आजकल अधिप कुछ ज्यादा ही गोल मोल बातें करता था जो अदा के सिर के ऊपर से जाता था। लेकिन बेचारी अदा अपने बॉस की मारी उससे पूछ भी तो नहीं सकती थी। पर बेचारी अपनी अदा कुमारी को समझाए कौन?
कि ये उसके बॉस के जलन से भरे गुब्बारे हैं जो वो उसके ऊपर फेंका करता है। अधिप की बातों, उसके बिहेवियर से साफ झलकता था अधिप कितना बड़ा वाला जलफुकड़ा इंसान है, लेकिन उसकी किस्मत एक नंबर थी। अब अपनी हीरोइन ही नासमझ दिमाग से बच्ची थी जो जलफुकड़े अधिप की जलन समझ ही नहीं पाती थी। पता नहीं अदा के ठीक होने के बाद बेचारी का क्या होगा। अदा को मुंह बनाते देख अधिप फिर बोला, पार्टी में जाना है तो दवा पीनी पड़ेगी। अब तो अदा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, वैसे भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दवा तो उसको पीनी जी पड़ती। अदा ने अधिप के हाथ से दवा ली और मुंह बना के बस मुंह से लगाई ही थी कि उसकी स्मेल से ही उसको उबकाई आने लगी। अधिप जल्दी से अदा की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, आराम से। दवा की स्मेल जरूरत से ज्यादा गंदी थी। अदा की आंखों में आंसू आ गए और वो रुंधे गले से बोली, बॉस मैं नहीं पी सकती, ये बहुत गंदी है, मुझे उल्टी आ रही है। अधिप सीरियस हो गया, वो जानता था दवा की स्मेल कैसी है और दवा का टेस्ट कैसा है, पर ये दवा अदा के लिए बहुत जरूरी थी। अधिप ने रात भर जाग के दवा पर और रिसर्च की थी। अधिप अदा को जो दवा दे रहा था उसमें कुछ और चीजें ऐड की थी जिससे अदा के ऊपर और जल्दी असर हो सकता था। अधिप अभी बस एक्सपेरिमेंट के लिए ये दवा अदा को पिला रहा था। अगर अदा को ये दवा शूट की और उसका असर दिखा तो अदा को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। अदा की आंखों में आंसू भरे थे। वो बस अधिप की वजह से रो नहीं रही थी, क्योंकि अधिप ने उसको सिखाया था स्ट्रॉन्ग गर्ल रोती नहीं है। अधिप ने अदा के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में किस करके प्यार से बोला, तुम मेरी सब्जेक्ट हो ना। अदा ने रोने सा फेस लिए अपना सिर हाँ में हिला दिया। अधिप अदा के गाल पर प्यार भरा हाथ रखते हुए बोला, तुमको मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है ना। अदा ने फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। अधिप प्यार से अदा को देखते हुए बोला, तो ये दवा पी लो, इससे तुम मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। अदा अपनी रुंधी आवाज में बोली, आप ये दवा पी के इतने बड़े हुए हो। अधिप गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ। अदा ने अधिप को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अगर मैं ये दवा पीऊंगी तो क्या आपके जैसी मोटी और तार जैसी लंबी हो जाऊंगी। अधिप अदा को घूर के देखने लगा। ये लड़की सच के कभी भी जज्बात बदल सकती थी। अधिप अभी कितना सैड फील कर रहा था और अदा ने चुटकी बजाते अधिप के जज्बात बदल दिए थे। अपना हीरो मोटा भाई किस एंगल से पक्का अपनी हीरोइन के दिमाग के साथ साथ आंखों में भी डिफेक्ट है। लंबा ठीक था पर मोटा थोड़ा ज्यादा नहीं था। भाई अपने हीरो की पर्सनैलिटी थी। ऐसे उसकी हीरोइन उसकी इंसल्ट करेगी तो थोड़ा तो हर्ट होगा उसको। पर अधिप के लिए अभी अपनी पर्सनैलिटी नहीं, अदा जरूरी थी। अदा ठीक हो जाए फिर वो अच्छे से अदा को बताएगा वो मोटा है कि क्या है। इसलिए अपने हीरो वाले एटीट्यूड को साइड रख से अधिप अदा से बोला, हाँ अब चलो दवा पियो। अदा ने गहरी सांस भरी और फिर से एक बार दवा को पीने की कोशिश की, लेकिन जबान से छूते ही उसको फिर वोमिट जैसा फील होने लगा और वो फिर खांसने लगी। अधिप फिर अदा का सिर ठोकने लगा और उसको पानी पीने को दिया। अदा कुछ नॉर्मल हुई और बोली, बॉस मुझे नहीं बनना आपके जैसा स्ट्रॉन्ग, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, आप मुझे संभाल लेना, मैं ये दवा नहीं पी सकती। अदा की बात अधिप का दिल छू गई। अधिप अब अदा से इतना प्यार करने लगा था कि उम्र भर अदा को अपने साथ ऐसे बच्चे के रूप में रख सकता था। अदा ठीक हो ना हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अदा की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन कर रहा था जिससे अदा की बॉडी अंदर ही अंदर जल रही थी, अधिप उसको रोकना चाहता था, वरना अदा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी। और अधिप अदा को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, फिर चाहे उसे जो करना पड़े। अधिप अदा को ठीक करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, पर अदा को कुछ होने नहीं देगा।
अदीप सोच रहा था वो अदा को दवा कैसे पिलाए कि उसके दिमाग में कुछ आया और अदीप ने अदा के हाथ से दवा ली और एक बार में ही सारी अपने मुंह में भर ली। अदीप के दवा मुंह में रखते ही अदीप को एक झटका सा लगा। दवा हद से ज्यादा कड़वी और अजीब से टेस्ट की थी, लेकिन अदीप को ये करना ही था। अदा के लिए वो बस इतनी गंदी दवा मुंह में ही नहीं रख सकता था, पी भी सकता था। अदा ने अदीप को देखा तो शॉक हो गई। अदीप ने उसकी इतनी गंदी दवा पी ली। अदा मुंह और आंखें खोले हैरानी से अदीप को देख रही थी, पर उसे पता नहीं था वो दवा जल्द ही उसके बस मुंह में नहीं पेट के अंदर जाने वाली है। हाँ जी, आप लोग सही समझे, अपना हीरो हीरोइन को माउथ टू माउथ दवा पिलाने वाला था। अदीप ने अदा का खुला मुंह पकड़ा और अपने होठ अदा के होठों पर रख दिया। अदा की आंखें बड़ी हो गई और जल्द ही आंखें बड़ी होने के साथ साथ आंखें कुछ लाल सी भी हो गई। अदीप ने अपने मुंह की दवा अदा को जो पीला दी थी, लेकिन अदा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले अदीप ने उसको किस करना शुरू कर दिया था, लेकिन के कुछ अलग टाइप का किस था। अदा अपने मुंह का टेस्ट भूल के अदीप के मूवमेंट देखने लगी थी। अदीप की आंखें फिर बंद हो गई थी और उसके हाथ अदा के शोल्डर पर चला गया था। अदा ने अपना जी मिचलाना वोमिट जैसी फीलिंग सबसाइड कर दी थी। उसका पूरा ध्यान अदीप की हरकतों पर था। अदीप ने उसको पहले भी एक दो बार किस किया है, लेकिन कभी शोल्डर पर ऐसे हाथ रख के प्यार से रफ नहीं किया। लेकिन अदा के लिए ये बैड टच था, इसलिए अदीप ने जैसे शोल्डर को सॉफ्टली रफ किया। अदा ने अदीप को तमाचा जड़ दिया। अदीप ने झट से अपनी आंखें खोल ली। अदा अदीप को गुस्से में देखते हुए बोली, बैड टच। बोलते हुए अदा ने फिर अदीप को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन अदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन अदा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसने तुरंत दूसरे हाथ से अदीप के मुंह पर पंच चिपका दिया। अदीप ने अदा का हाथ छोड़ के अपने फेस पर हाथ रख लिया और अदा को देखने लगा। अदीप को इस टाइम ना बुरा फील हो रहा था ना गुस्सा आ रहा था, या फिर सही सही कहा जाए तो अदीप ने जानबूझ के अदा के शोल्डर को रफ किया था ताकि अदा को गुस्सा आए और अदा का पूरा ध्यान अदीप को मारने पर चला जाए। क्योंकि अदीप अदा का ध्यान ना भटकाता तो अदा वोमेंट कर देती और उसकी इतनी मेहनत से बनाई दवा का कोई मतलब नहीं निकलता। और अदा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, अदीप ये भी जानता था, क्योंकि उसने ही अदा को ऐसा सिखाया था कि अगर कोई तुम्हारे शोल्डर को टच करे, उसे रफ करे, प्रेस करे, तो तुमको इतना गुस्सा आना चाहिए कि तुमको उसको जान से मार दो। अदा फिर अदीप को गुस्से में मारने जा रही थी कि अदीप ने अदा के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसको कस के हक करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बस मैं तुमको कहीं भी टच कर सकता हूँ। अदा तुरंत शांत हो गई और अदीप को नजरें तिरछी करके देखने लगी। एपिसोड 62, यहाँ भी फूफी दो ना। अदा शांति से नजरें तिरछी करके अदीप को देख रही थी। उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल था कि जब उसके बॉस ने उसको ये बताया कि ये बैड टच है, तो उसका बॉस उसको कैसे टच कर सकता है, उसके टच करने पर टच बैड कैसे नहीं हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है भैया, इस गोले ही भाषा ही नहीं, टच के भी टाइप है। अदा शांत थी कि अदीप उससे दूर हुआ और बोला, अब जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। अदा फिर मासूमियत से बोली, पर बॉस मुझे नींद नहीं आई। अदीप थोड़ा तेज आवाज में बोला, फिर भी जाके सो जाओ। अदा फिर अदीप को मना करने की कोशिश करते हुए बोली, पर बॉस डॉट। लेकिन अदीप अदा को रोकते हुए बोला ना जाओ, सो जाओ, अब तुम मेरी कोई बात एक बार में नहीं सुनती, भूल जाती हो क्या? तुम मेरी सब्जेक्ट हो। अदीप की तेज आवाज सुन के अदा की आंखें नम हो गई। अदीप कभी भी रंग बदलता है, अभी तो कितने प्यार से दवा पिलाई भी पता ही नहीं चला और अब ऐसे गुस्सा कर रहा है।
पर अदा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अधीब से कोई सवाल जवाब करे, इसलिए रोने सी शक्ल ले उठी और चली गई। अदा के जाते ही अधीब उठा और एक कदम ही आगे बढ़ा था कि लड़खड़ा के गिर गया। अधीब को कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। उसको चक्कर आ रहे थे। उसने अदा की दवा अपने मुंह में ली थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कुछ दवा अधीब के अंदर गई और उसका रिएक्शन अधीब की बॉडी में देखने को मिल रहा था। इसलिए अधीब ने चिल्ला के अदा को जाने को बोला था। अधीब अपना सिर झटकते हुए चेयर के सहारे से खड़ा हुआ और टेबल के पास आके वहां कुछ ढूंढने लगा, पर उसको कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था और उसका सिर भी और तेज घूमने लगा था, जिससे उसको ज्यादा दिक्कत हो रही थी। दवा बहुत हार्ड थी। अदा के अंदर केमिकल था तो उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अधीब नॉर्मल था, इसलिए उसकी बॉडी में ऐसे रिएक्शन हो रहे थे। जैसे तैसे अधीब ने एक बोतल ढूंढी। उसमें पानी जैसे कुछ था। अधीब उस बोतल को लेकर लड़खड़ाते हुए इधर उधर टकराते हुए बाथरूम तक पहुंचा और उस बोतल को ओपन करके उसका पानी बोलो या फिर दवा को एक सांस में पी लिया। वो दवा रूपी पानी पीते ही अधीब को उल्टियां होने लगी। लगातार 15 मिनट वोमिट होने के बाद अधीब को कुछ अच्छा फील हुआ और वो वही वॉल से टेक लेकर बैठ गया। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा हो सके। ये सब उस दवा की वजह से हो रहा था। कुछ घंटे बाद अधीब रूम में आया तो अदा आराम से सो रही थी। अधीब अब नॉर्मल था। अधीब के अंदर कुछ बूंदें ही गई थी, इसलिए वो जल्द ही नॉर्मल हो गया था। अधीब अदा के पास बैठ गया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा के उसके हाथ, उसकी नेक सीधा सीधा बोले तो अदा की बॉडी के जितने पार्ट ओपन दिख रहे थे, अधीब अच्छे से सब देख रहा था। कहीं अदा को दवा से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई रैशेज या फिर कोई स्पॉट कुछ भी तो अदा के शरीर पर नहीं आया। पर ऐसा कुछ नहीं था तो अधीब को शांति मिली। मतलब दवा अदा को शूट की। अब आगे वो अदा को ये दवा देकर एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि अदा पर इस दवा का कितना और कैसा असर हो रहा है। क्या अदा बस मैच्योर हो जाएगी या फिर उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी? अधीब ने एक गहरी सांस ली और अदा को देखने लगा। अदा सोते हुए किसी मासूम से गिलहरी के बच्चे जैसी लग रही थी। अदा तो वैसे ही सचमुच की गिलहरी थी, उसके फेस से मासूमियत जैसे टपकती हो। उसकी आंखें ऐसी थीं कि अगर वो नकली आंसू या फिर आंखों में जरा सी नमी लेकर किसी को देख ले तो सामने वाला उसकी मासूमियत देख के कुछ भी कर गुजरे। उसके नैन नक्श किसी अप्सरा से कम नहीं थे। अगर अदा नॉर्मल लड़कियों जैसी होती तो अपने इशारे पर बड़े से बड़े इंसान को नचा सकती थी। उसके आगे अधीब भी फीका सा लगता था। अधीब की भी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा किसी हीरो से कम नहीं था बल्कि ज्यादा ही था। लेकिन अदा थी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी। जैसी क्या, बिल्कुल अप्सरा। अधीब ऐसे ही नहीं जलता था। अधीब अदा की खूबसूरती को निहार रहा था कि उसके दिमाग में आया कहीं अदा का ऐसा हाल उसकी खूबसूरती की वजह से ही तो नहीं किया गया। ऐसे घाटियां लोगों की कमी नहीं है जो लड़कियों का फेस एसिड से खराब कर देते हैं। कहीं किसी ने अदा की खूबसूरती की वजह से उसको केमिकल तो नहीं दिया। पर अदा के अंदर इतने गुण हैं, वो कहाँ से आए? इतनी सारी क्वालिटी एक इंसान के अंदर होना पॉसिबल नहीं है। एक तो अदा छोटी है कि ये भी नहीं सोचा जा सकता कि अदा का कोई बिजनेस राइवल होगा। पता नहीं अदा स्कूल भी कितने टाइम तक गई होगी। फैमिली इशू भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होता तो अदा पर अभी तक जानलेवा हमला तो जरूर होता, कोई तो उसके बारे में पता करता। पर अधीब ने अपना पूरा सोर्स लगा दिया था। अदा के बारे में एक दिन का कुछ नहीं पता चला था।
ऐसा लग रहा था जैसे अदा नाम की लड़की, नाम की क्या, शक्ल की, नाम तो अधिप ने दिया था उसे। अदा के शक्ल की लड़की इस दुनिया में है ही नहीं। अदा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अदा क्या आसमान से टपकी है? माँ बाप नहीं तो कोई रिश्तेदार तो होंगे। अगर अदा बचपन से अनाथ थी तो वो जिस अनाथ आश्रम में रहती होगी, कोई तो जानता होगा अदा को। अधीप से पहले किसी को तो मिली होगी अदा। ऊपर से करण डॉट, वो भी किसी काम का नहीं निकला। अभी तक करण अधीप की कैद में था, उसे दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो सच बोलने को तैयार नहीं था कि वो अदा को कैसे जानता था, कैसे वो अदा से शादी करने वाला था। अधीप के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था अदा के बारे में कुछ भी जानने का, बस अदा के ठीक होने के सिवा। अधीप फिर सोच में डूब गया था। अदा ने करबट ली तो अधीप अपनी सोच से बाहर आया और जैसे किसी गिलहरी के ऊपर हाथ फेरते हैं वैसे अदा के फेस पर हाथ फेरते हुए बोला, कौन होगी तुम? कैसी लाइफ होगी तुम्हारी? क्या क्या फेस किया होगा तुमने? कैसे बन गई तुम ऐसी? किसने किया होगा ऐसा तुम्हारे साथ? कितने सवाल है और जवाब मैं ढूंढ नहीं पा रहा, पर अब प्रॉमिस करता हूँ, जो भी हो मैं आगे से तुमको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अजीब सा कनेक्शन फील होने लगा है तुमसे। पहले चाहता था तुम्हारे ऊपर स्टडी कर लूं, फिर तुम जहां बोलोगी छोड़ आऊंगा, पर अब ऐसा लगता है तुम मेरे आस पास ही रहो। तुम अब मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट से मेरा ड्रीम भी बन गई हो। अधिप ने आज अपने दिल की बात अदा के सामने बयां कर दी थी, लेकिन अफसोस अदा सो रही थी। लेकिन जाग भी रही होती तो उसको क्या ही फर्क पड़ता, समझ तो उसको घंटा आता है। पर जो भी हो, अधिप अदा को अब अपना मानने लगा था और अपना बिजनेस साइड करके फर्स्ट प्रेफरेंस अदा को ठीक करने, उसकी दवा को बनाने में दे रहा था। ऐसा नहीं था अधिप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा था, पर ऐसा बोल सकते हैं कि अधिप बस जरूरी मीटिंग ही अटेंड करता था, बाकी टाइम स्टडी करता था। अदा के दिमाग पर, अदा के अंदर जो केमिकल तेजी से अदा की बॉडी को जला रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस बात पर अभी की सारी मीटिंग्स जन्य और सिद्धार्थ हैंडल कर रहे थे। अधिप बैठा अदा को निहार रहा था कि अचानक से अदा ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया, क्यूट तनय मैं आपके साथ डांस करूंगी। अदा की आवाज से अधिप अपनी सोच से बाहर आया और अदा को घूर के देखने लगा और तुरंत अदा को झंझोड़ते हुए उठा के बैठा दिया। बेचारी अदा चौंक गई, उसकी तो बुद्धि के साथ साथ पूरी दुनिया ही घूम गई। उसको ऐसा लगा जैसे उसको बिजली का करंट लगा हो। अदा आंखें फाड़े अधिप को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, भूकंप आया क्या? या फिर ये दुनिया धरती के अंदर सामना गई? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि उसको इतनी गहरी नींद से 440 वोल्ट के झटके देकर उठाया गया? पर अभी भी अपनी अदा रानी के पास शब्दों का अभाव था, पर शब्दों से ज्यादा समझ का अभाव था। बेचारी को समझ ही नहीं आता था। अधिप उसका मोटा बॉस, अब अदा की नजरों में तो अधिप मोटा ही था। उसका वही मोटा बॉस जलन की फैक्ट्री खोले बैठा है जो मुफ्त में जलन बेचता है। फ्री में जलन ले लो भाई। अब ये तो अटल सत्य था। अदा की तबीयत, उसकी केयर सब एक तरफ और अधिप की जलन एक तरफ। अधिप तो अदा के सपने में भी अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अदा को झटके लगना तो यूनिवर्सल ट्रूथ था। अच्छा तो ये था अदा दिमाग से बच्ची थी। कहीं बड़ी होती तो अधिप अपनी जलन में अदा को उठा के सीधा पानी में ही फेंक देता और बोलता, अब देखो बेटा सपने, पर ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। अब ये तो अटल सत्य था। अदा की तबीयत, उसकी केयर सब एक तरफ और अधिप की जलन एक तरफ। अधिप तो अदा के सपने में भी अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अदा को झटके लगना तो यूनिवर्सल ट्रूथ था। अच्छा तो ये था अदा दिमाग से बच्ची थी।
कहीं बड़ी होती तो अधिप अपनी जलन में अदा को उठा के सीधा पानी में ही फेंक देता और बोलता, अब देखो बेटा सपने, पर ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। अधिप अदा को घूर रहा था, वहीं अदा कंफ्यूजन में अधिप को देख रही थी। अब अपना हीरो था, पहले बोलने की शुरुआत तो कर नहीं सकता था, इसलिए अपनी हीरोइन ही बोली, बॉस क्या हुआ, मैंने कोई गलती की क्या? अदा की मासूम सी आज में मासूम सा सवाल सुन के अधिप की जलन आइसक्रीम खाने चली गई और वो नॉर्मल होते हुए बोला, नहीं। अदा ने मुंह सिकोड़ लिया और अपने बाल खुजलाते हुए बोली, फिर आपने मुझे ऐसे क्यों उठाया? अधिप ने भी अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोला, क्योंकि शाम हो गई है, फिर तुम रात में नहीं सोगी और मुझे परेशान करोगी। अदा ने बच्चों सा मुंह बना लिया और प्यार से बोली, तो आप मुझे प्यार से भी तो उठा सकते थे, जैसे रील में वो लड़का लड़की के चिक्स पर फूफी देकर उठाता है, ऐसे बिजली के झटके देने की क्या जरूरत थी? अदा की बात सुन के अधिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोला, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फोन में रील नहीं देखने लगी हो। अदा ने अपने होठों का पाउट बना लिया और बोली, बॉस आप ज्यादा टीवी देखने नहीं देते, ज्यादा आईपैड भी नहीं चलाने देते, घर के बाहर खेलने मैं जा नहीं सकती, कॉलेज से भी भागा लाते हो, अब ये नन्ही सी जान करे तो क्या करें? अदा ने ये सब इतनी क्यूटनेस से बोला था कि अधिप मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया और वो अदा के गाल पर किस करते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम से ऐसे उठाऊंगा, ओके। अदा मुस्कुरा दी और अपना दूसरा गाल आगे करते हुए बोली, यहाँ भी फूफी दो ना। अधिप का दिल एक बार फिर धड़क उठा। अदा एक छोटे बच्चे जैसी थी, जिसको किस का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। ठीक से क्या, उसको तो किस का खे भी नहीं पता था। वो तो रील देख देख के अजीब अजीब चीजें सीख रही थी। अधिप अदा को देख रहा था कि अदा अपने गाल पर उंगली रख के बोली, बॉस दो ना। अधिप ने अदा को उठा के अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, तुमको किस चाहिए? अदा ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और बोली, ये किस क्या होता है? मुझे तो फूफी चाहिए। अधिप अदा के गाल पर अंगूठा रफ करते हुए बोला, सोच लो, मुझे छेड़ने का अंजाम कुछ अलग हो सकता है, बाद में फिर मुझसे कंप्लेन मत करना। अदा ना समझी से अधिप को देखते हुए बोली, मुझे तो फूफी चाहिए थी, पर आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया। अधिप अदा को शरारती मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, अभी समझा देता हूँ, विथ लाइव प्रैक्टिकल। अदा बेचारी कुछ समझती उससे पहले अधिप ने उसके फेस को पकड़ा और उसके गाल पर किस करने लगा। अदा तुरंत ही चीख पड़ी। अधिप की किस नॉर्मल किस कम, गाल पर लव बाइट बनाने वाली किस ज्यादा थी। अदा के चीखने से भी अपने लती कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अच्छे से अदा के गाल पर किस किया और उससे दूर हुआ। तो अदा रोने सा मुंह बनाए अधिप को देख रही थी। अधिप ने अदा को देख के कहा, ऐसे रोतड़ू क्यों बनी हुई हो? पहले ही बोला था कंप्लेन मत करना। अदा ने मुंह सिकोड़ लिया और मासूमियत से बोली, फूफी मांगी थी, पर आपने तो पूरा गाल ही मुंह में भर के काट लिया, मुझे लगा दर्द हुआ। अधिप ने अदा के गाल को देखा तो उसका गाल पूरा टोमेटो सॉस जैसा रेड पड़ा था, एक अच्छी लव बाइट बन गई थी अदा के गाल पर। अधिप मुस्कुरा दिया, उसको बड़ा मजा आ रहा था। अपने हीरो का दिल गार्डन गार्डन हो रखा था, अब भाई होना भी था। अपने हीरो की फर्स्ट लव बाइट जो थी, वो भी अपनी क्यूट सी हीरोइन के गाल पर। किला फतह करने वाली फीलिंग आनी तो बनती है बॉस। अधिप को मुस्कुराता देख अदा को और बुरा लगने लगा। अधिप उसकी चोट पर हंस रहा था। अदा थोड़ा बच्चों के जैसे गुस्सा करते हुए बोली, आप गंदे हो, आप मेरी चोट देख के हंस रहे हो, किसी ने आपको सिखाया नहीं, किसी की चोट पर हंसते नहीं।
अधिप ने अदा की आंखों में देखा और अपने लती होने का सबूत देते हुए बोला, अच्छा नहीं हंसता, लाओ दूसरे गाल पर अच्छे से फूफी देता हूँ। ओंग ये तो फिर हद हो गई थी फायदा उठाने की। फायदा उठाने में तो अपना हीरो अव्वल नंबर पर था। था क्या? फायदा उठाने की जो सीमा होती है उसकी चरम सीमा पर आ गया था। इतना भी कोई लती कैसे हो सकता है? बेचारी अदा का क्या होगा? अधिप की बात सुन के अदा ने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रख लिए और बोली, नहीं मुझे अब आपसे फूफी नहीं लेनी, आपको फूफी करनी ही नहीं आती, आप काट लेते हो। अधिप फिर अपने लत का सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोला, तो तुम मुझे सिखा दो, मैं ही क्या तुमको सब कुछ सीखता रहूंगा। अदा तुरंत सोचने लगी, लो भाई गई भैंस पानी में, मतलब अदा रानी गई पानी में। अदा फिर अपने हीरो के प्यार के झाल ओ लत के झाल में फंस गई और सोचने लगी, बॉस का कहना भी सही है, बॉस ने कितना कुछ उसको सिखाया है, वो एक फूफी तो अपने बॉस को देना सिखा सकती है। सोच के अदा मुस्कुरा दी और अधिप को धक्का दे दिया। इस बार अधिप थोड़ा शॉक हो गया। अधिप अदा को गोद में बैठाए था इसलिए उसका इतना बैलेंस नहीं था और वो अदा से धक्का देने से बेड पर पीठ के बल गिर पड़ा। अधिप इस टाइम थोड़ा सीरियस हो गया था और अदा को देख रहा था। अदा जो करने वाली थी उसको कोई आइडिया नहीं था, पर अधिप की धड़कनें अपने आप ही अदा के कुछ भी करने से पहले तेज हो गई थी। अदा जब जब उसको ऐसे धक्का देकर गिराती थी तो अधिप की सांसें खाई के पास ले जाके के छोड़ आती थी। मतलब अदा अधिप के ऊपर हाथ साफ करके निकल जाती थी और अधिप अपनी धड़कनें संभालता रह जाता था। अधिप का गला पहले ही सूख चुका था, लेकिन इस बार अदा अधिप की धड़कनें बस धड़काने वाली नहीं थी, सीधा रोकने वाली थी। अदा अधिप के ऊपर से उठी और वहां साइड में रखे पानी के मग को उठा के अपने सिर के ऊपर से डाल लिया। अधिप शॉक हो गया और उठने लगा तो अदा जल्दी से बोली, आप उठो नहीं ना, मैं दिखाती हूँ अभी कैसे फूफी देते हैं, फिर आप भी मुझे वैसे ही देना। अधिप नासमझी से अदा को देख रहा था। वो उठ के बैठ चुका था लेकिन अदा फिर अधिप के पास आई और उसको धक्का देकर बेड पर गिराते हुए बोली, बोला ना लेटे रहिए। अधिप फिर बेड पर गिर पड़ा। क्या करेगी अदा अधिप के साथ? क्या अदा इस दवा से ठीक हो पाएगी? क्या राज है इस करण का?